नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ। इसमें विशेष करके रेशों के गुण के बारे में चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हो कि जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आपके निगेटिव मार्किंग भी होते हैं, और अगर आप थोड़ी सी भूल कर जाते हो तो माइनस मार्किंग में भी आ सकते हैं। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपके टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट सेट और यूजी और पीजी एग्जामिनेशन के लिए भी फ़ायदेमंद है। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और जिनको अभी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देना बाकी है, उनके लिए भी तो अत्यंत लाभदायी है। तो मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न देखिए, तनाव सामर्थ्य क्या है? प्रश्न क्या है? तनाव सामर्थ्य क्या है? तनाव सामर्थ्य हम किसको कहते हैं? क्या है तनाव सामर्थ्य? तनाव सामर्थ्य का मतलब होता है रेशों या धागों द्वारा तनाव, खिंचाव, दबाव और झटकों को सहन करने की शक्ति। जब रेशों से धागे बनते हैं और धागों और रेशों से जब वस्त्र बनता है तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कई बार धागों को ऊपर नीचे करना पड़ता है, झटका सहन करना पड़ता है। अगर उनमें तनाव सामर्थ्य नहीं होगी, अगर वो उनमें सहन करने की क्षमता नहीं होगी, तब क्या होगा कि वो रेशे टूट जाएंगे, धागे टूट जाएंगे, और जब बार बार धागे टूटेंगे तो बुनाई की प्रक्रिया बाधित होगी। और अगर बार बार टूटते, आप खुद जैसे सिलाई करते हो, अगर मशीन का धागा बार बार टूटता है, आपको मजा आता है? नहीं ना। इसी प्रकार से अगर आप बुनाई करते हैं और बुनाई करने के समय अगर आपके ऊनी के धागे बार बार टूटे हुए रहते हैं या जगह जगह गांठें लगी रहती है, तो क्या बुनाई करने में आपको आनंद आता है या वो ऐसे बने वस्त्र अच्छे लगते हैं? नहीं ना। तो ये स्थिति इसके साथ भी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि धागों की और रेशों की तनाव सामर्थ्य कितना है। दूसरे शब्दों में, रेशों को टूटने की क्षमता, रेशे कितनी ताकत के साथ टूट जाते हैं, इस क्षमता को ही हम तनाव सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है। तनाव सामर्थ्य को कैसे नापेंगे? तो टूट का भार, तनाव सामर्थ्य होता है टूट का भार डिवाइडेड बाई प्रति यूनिट लंबाई का भार। ये निकालता है तनाव सामर्थ्य, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया? तनाव सामर्थ्य क्या है? तनाव सामर्थ्य वो है जो रेशों को जब हम झटका देते हैं, दबाव देते हैं या उनमें तनाव होता है तो उनको कितना सह पाते हैं, और यही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। जिन रेशों में जितना अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, तनाव सामर्थ्य होगा, दबाव को, झटकों को सहन करने की जितना अधिक क्षमता होगी, वो रेशे उतना ही ज़्यादा वस्त्र निर्माण परिधान की प्रक्रिया में अच्छे माने जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है, तनाव सामर्थ्य की इकाई क्या है? प्रश्न ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ की इकाई क्या है? तो यह है ग्राम प्रति डीनियर। क्या है इसका इकाई? ग्राम प्रति डीनियर। पहले भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, आज भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, लचीलापन क्या है? क्या वस्त्रों में लचीलापन का गुण होना चाहिए, हाँ या नहीं? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी किसको कहते हैं? तो जब रेशों को, इसका आंसर क्या होगा? जब रेशों को थोड़ा सा खींच करके छोड़ देते हैं, अगर वो रेशे कुछ ही समय पश्चात अपना पूर्वाकृति को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे उसका पहला शेप था वैसा ही शेप अगर ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। क्या कहते हैं उसको हम? लचीलापन। और जिन रेशों में लचीलापन का जितना अधिक गुण होगा, वह रेशा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। समझ में आ गया फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट है, अब आप ये देखिए, 4 रेशे के नाम हम पूछ रहे हैं आपसे, 4 रेशों का नाम पूछ रहे हैं, उनमें से बताइएगा लचीलापन किसमें सबसे ज्यादा होता है। पहला है कपास, दूसरा है रेशम, तीसरा है लिनन और चौथा है नायलॉन। 4 रेशों के मैंने नाम बताए हैं। इनमें से
किन रेशों में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण सर्वाधिक पाया जाता है? पहला है कपास, दूसरा है रेशम, तीसरा है लिनन और चौथा है नायलॉन। आप बताएं। आंसर होगा इसका नायलॉन। नायलॉन में लचीलापन का अनोखा और विलक्षण गुण होता है। इसी कारण नायलॉन के अंडर जो आप देखते हो ना, मोजे जो बनते हैं पहनने वाले सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, उनका जो रबर होता है, इलास्टिक उस पर जो डालते हैं वो भी नायलॉन के ही बने होते हैं, क्योंकि इनमें इसकी लचीलापन का, इलास्टिसिटी का, रेजिलियंसी का अनोखा और अद्भुत गुण समाहित होता है। इसीलिए उनके सॉक्स ज़्यादा बनाए जाते हैं, स्टॉकिंग्स बनाए जाते हैं, इसी कारण बनते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न और है, प्रतिस्कंदता क्या है? व्हाट इज रिजिलियंसी? व्हाट इज रिजिलियंसी? प्रतिस्कंदता क्या है? किसको कहेंगे प्रतिस्कंदता? आपने 3 चीज का नाम सुना है, पहले भी बताया। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, दूसरा है एलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, और तीसरा है रिजिलियंसी। ये तीनों गुण किसी भी रेशों से वस्त्र बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। अगर रेशों में ये गुण नहीं होगा तो उनसे जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया मुश्किल से होगी। तो रिजिलियंसी क्या है और तीनों में क्या अंतर है? आपको ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, एलास्टिसिटी एंड रेजिलियंसी बहुत कंफ्यूजिंग आएंगे। रेजिलियंसी क्या है? रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के बाद, रेशों का अगर हम दबाते हैं और दबाने के बाद अगर उसको छोड़ देते हैं तो अगर वो पुनः अपना पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेता है, जो उसका पहले का वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम का अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसको हम कहते हैं रेजिलियंसी। समझ आ गई बात? रेशा को अगर हम दबाते हैं और दबाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद अगर वो पहले जैसा वॉल्यूम को प्राप्त कर लेता है जैसा पहले था, तो वही गुण कहलाता है उसका रिजिलियंसी का। क्या कहलाता है ये गुण? रिजिलियंसी का गुण कहलाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या था? जब हम रेशों को थोड़ा खींच करके उसको छोड़ देते हैं तो वो पूर्वाकृति को जल्दी ग्रहण कर लेता है और विकृत नहीं होता है। अगर रेशे विकृत हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, फट जाएंगे, तो उनसे रेशों का निर्माण, रेशों अच्छा रेशा नहीं माना जाएगा और उनसे वस्त्रों का निर्माण भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। एलास्टिसिटी क्या है? ये पहले भी बताया था, आपको मालूम है। तीनों कंफ्यूजिंग है, इलास्टिसिटी, रेजिलियंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी है रेशों को खींचकर अथवा तानकर छोड़ देने के पश्चात अगर वे रेशे पुनः अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी जितनी पहले लंबाई थी उतनी लंबाई को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो इलास्टिसिटी कहलाती है। अगर रेशों को आपने खींच दिया अथवा तान दिया और तान देने के बाद आपने छोड़ दिया और छोड़ने के पश्चात अगर वे रेशे पुनः अपनी पहले जैसी लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं जैसा उसको पहली लंबाई थी, तो वो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है एंड रेजिलियंसी क्या है। अब ये प्रश्न पूछते हैं, कपास के रेशों में इलास्टिसिटी का अभाव होता है या नहीं होता है? कपास के रेशों में इलास्टिसिटी का अभाव होता है या नहीं होता है? आप सब जानते हो अभाव होता है। इसी कारण कपास से बने जो सूती वस्त्र होते हैं, जिसको हम सूती वस्त्र कहते हैं, अगर इन वस्त्रों को आप पहनते हो और पहन के दिन भर ऑफिस में गए, घर का काम किए या अपनी यात्रा किया और लौट करके आप आते हो तो देखते हो कि वस्त्र जो है तुड़ मुड़ जाते हैं, जगह जगह से सिकुड़ जाते हैं। इवन अगर लंबी बाजू का आपने कोई कुर्ता वर्दा पहन रखा है तो जहां से आपकी कोहनी आएगी वहीं से आपको कोहनी जैसा आकार बन जाएगा। यही स्थिति घुटने में भी होती है, वस्त्र वहीं से तुड़ मुड़ जाते हैं क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता है, उनमें रेजिलियंसी का गुण नहीं होता है, अभाव होता है। तो ये हो गया आपका कपास के
रेसों में इलास्टिसिटी का अभाव होता है। अगर आपको पूछा जाए, है ना, इलास्टिसिटी में 3-4 आपको नाम डाल दिए जाए कि कपास है, लिनन है, जूट है, रेशम है, तो सर्वाधिक इलास्टिसिटी किस में होगी? आपका आंसर भी नायलॉन ही होगा, राइट। अब देखते हैं कोहेसिवनेस ऑफ स्पेनेबिलिटी, बंधन की क्षमता। कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी, रेशों को आपस में सटने की क्षमता या बंधन की क्षमता को हम कोहेसिवनेस ऑफ स्पेनेबिलिटी कहलाते हैं। और ये गुण कपास के रेशों में बहुत अधिक पाया जाता है। सटने का गुण है, रेशे आपस में सट जाते हैं। आप जानते हो कपास का रेशा लंबाई में छोटा होता है, कुछ रेशे हाफ इंच होते हैं और कुछ रेशे हाफ इंच से भी छोटे होते हैं, लेकिन अगर उनको आप आपस में मिलाओगे तो आपस में सट जाते हैं और लंबा धागा उनसे बनता चला जाता है। तो कोहेसिवनेस का गुण जो है कपास के रेशों में खूब मात्रा में मिलता है, खूब ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण कपास के रेशों में इलास्टिसिटी ना होने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के बावजूद भी ये रेशे आपस में सटते चले जाते हैं और उनसे लंबे धागे का निर्माण होता चला जाता है। कपास में परिवलन की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद देखते हैं आर्द्रता अवशोषण क्षमता। आर्द्रता अवशोषण क्षमता किसको कहते हैं? मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी। किन रेशों में कितने अधिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, रिगेन करने की कैपेसिटी होती है, उसको कहते हैं हम आर्द्रता अवशोषण क्षमता। कैसे? आप देखिए, मॉइस्चर रिगेन का मतलब होता है अवशोषित नमी का भार, नमी प्राप्त प्रतिशत नमी प्राप्तांक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अवशोषित नमी का भार डिवाइडेड बाई शुष्क रेशों का भार मल्टीप्लाई बाई 100। यह आर्द्रता अवशोषण क्षमता होता है। अब खुद भी एहसास करिए, आप कपास से बने सूती वस्त्र अगर पहनते हैं तो आपको गर्मी का मौसम है, अभी आपको बहुत आराम देगा, क्योंकि उसमें पसीनों को सोखने की क्षमता। पसीना कैसे हुआ? आर्द्रता ही है ना, आपकी बॉडी से नमी निकल रहा है, पानी निकल रहा है पसीने के रूप में, तो वो उसको वो सोख लेता है और आपकी बॉडी को ठंडक देता है। सबसे कम अगर आर्द्रता अवशोषण क्षमता है तो है पॉलिस्टर में। आप पॉलिस्टर कपड़ा पहन के देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, आप पहन नहीं पाएंगे, आपके पूरे शरीर में खुजली मचने लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक निर्माण होने लगेगा आपकी बॉडी के भीतर, क्योंकि जो नमी है आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और रेशा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है आपकी बॉडी से निकला हुआ पसीना को, और आपके वस्त्र जो पहने हुए हैं और आपकी बॉडी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक शॉक का निर्माण होने लगता है, विद्युत संवाहकता का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण आपको खुजली मचने लगती है, पहनने में असुविधा होती है, पहनने का मन नहीं करता है। और अगर आप उसको विश्वास नहीं तो उतार के देखिए, सर अभी गर्मी का मौसम है, तो उसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी। पॉलिस्टर का कपड़ा पहनिए, नायलॉन कपड़ा पहनिए, अथवा कोई भी सिंथेटिक कपड़ा पहनिए, साड़ी पहनिए, सूट पहनिए, कुछ भी पहनते हैं आप, पहन करके देखिए, आजमा के देखिए। तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता जो है सबसे कम होता है पॉलिस्टर में 3 to 5%, सबसे ज़्यादा होता है रेयॉन में, सूती वस्त्रों में 50 से 60% होता है, और ऊनी वस्त्रों में 40 से 45% होता है। ये मैंने आपको बताया आर्द्रता अवशोषण क्षमता। इसके बाद है कौन सा ऐसा रेशा है जो पानी पर भी तैर जाता है? अब आपको रेशा पानी पर तैरता है क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? दिमाग लगाइए। जिन रेशों, पानी पर कौन तैरेगा? जो पानी से हल्का होगा, जिसकी घनत्व पानी से कम होगा, वही पानी पर तैरेगा। तो जिन रेशों का डेंसिटी कम होगा वह पानी पर तैरेगा, और जिन रेशों की डेंसिटी अधिक होगा वो पानी पर नहीं तैरेगा। तो उसका एक एग्जाम्पल है आपका, कौन सा? ऑल्फिन। ऑल्फिन एक ऐसा रेशा है जो पानी पर तैर जाता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वही पानी पर तैरेगा, और जिनकी डेंसिटी अधिक होगी वो पानी में डूब जाएगा। सीसा और एस्बेस्टस, इनके रेशे, इनका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये पानी में डूब जाते हैं।
रेशम और नायलॉन के बाद जो ओल्फिन है उनकी डेंसिटी आपको मैंने बताया सर्वाधिक कम होता है। रेशम और नायलॉन के वस्त्र भी लो डेंसिटी वाले होते हैं। एक चीज और बताइए, जिन रेशों में जो रेशे भारी होते हैं क्या वो ज्यादा गर्म होते हैं? बहुत कॉमन सा प्रश्न है। जो रेशे वजन में भारी होते हैं क्या वो ज्यादा गर्माहट देते हैं, हाँ या नहीं? इस प्रश्न को मैं अनुत्तरित छोड़ती हूं आपके लिए, आप ढूंढ के रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक जाने की इजाजत दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।